चैप्टर लास्ट लेक्चर में मैंने शुरू किया था जस्ट डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, तो उसी को हम आगे देखते हैं। फिर से जरा देख लेते हैं डेफिनेशन। अन्योन्य क्रिया से विहीन, दैट मीन्स परस्पर क्रिया ना करती हूँ, ऐसे गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आंशिक दाब क्या होता है? तो प्रत्येक गैस का अपना एक दाब होता है। जैसे हम कमरे में बहुत सारी गैस होती हैं, बट प्रत्येक गैस का अपना एक व्यक्तिगत दाब होता है। तो प्रत्येक गैस के अलग अलग व्यक्तिगत दाब को उसका आंशिक दाब कहा जाता है। अब डाल्टन के गैस के नियम का निरूपण देखते हैं, गणितीय निरूपण। तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, जहाँ तापमान और आयतन स्थिर है, जहाँ P कुल गैसों का कुल मिश्रण का कुल दाब है तथा P1, P2 और P3 गैसों का आंशिक दाब है। गैसों को सामान्यतः जल के ऊपर एकत्र किया जाता है, अतः ये नम होती हैं। नमयुक्त गैसें जिसमें जल वाष्प भी होती है कि वाष्प दाब में से जल वाष्प घटाने पर आप शुष्क गैस के दाब को की गणना कर सकते हैं। जल वाष्प द्वारा लगाए जाने वाले दाब को जलीय तनाव कहते हैं। पॉइंट आउट दिस पॉइंट। जल वाष्प द्वारा लगाए जाने वाले दाब को जलीय तनाव कहते हैं। विभिन्न ताप पर जल के जलीय तनाव को हम 5.3 में दिया गया, आपकी बुक में आप देख लेंगे। P शुष्क गैस इक्वल टू हो जाएगा P कुल माइनस जलीय तनाव। आगे मोल अंश के रूप में अगर हम आंशिक दाब की गणना करें तो मानक की तापमान T पर V आयतन वाले पात्र में 3 गैसें जिनका आंशिक दाब क्रमशः P1, P2 तथा P3 है रखी गई हैं। तो P1 इज इक्वल टू N1RT अपॉन V, P2 इज इक्वल टू N2RT अपॉन V, P3 इज इक्वल टू N3RT अपॉन V, जहाँ N1, N2 तथा N3 इन गैसों के मोलों की संख्या है। तो P कुल इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू N1RT अपॉन V प्लस N2RT अपॉन V प्लस N3RT अपॉन V। इसी में देयरफॉर अगर हम इसमें से RT अपॉन V कॉमन लेते हैं तो N1 प्लस N2 प्लस N3, तो N1 अपॉन N2। अब P1 को P कुल से भाग देते हैं तो P1 अपॉन P टोटल। तो P1 क्या था? N1RT अपॉन V था। डिवाइड करेंगे तो आपको N1 अपॉन क्या मिलेगा? N1 प्लस N2 प्लस N3, और RT तो कट जा रहा है, तो मोल अपॉन कुल मोल होता है मोल अंश। तो यू कैन राइट X1, P1 के लिए X1, इसी तरह P2 के लिए X2 और P3 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? S3 लिख सकते हैं। X1 को पहली गैस का हम क्या कहेंगे? मोल अंश कहेंगे। देयरफॉर P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P कुल। इसी प्रकार अन्य दो गैसों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? P2 इज इक्वल टू S2 इंटू P, P3 इज इक्वल टू X3 इंटू P। अतः एक सामान्य समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि Pi इज इक्वल टू XI इंटू P। ये हुआ आपका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सारे नियम हम पढ़ रहे हैं सारे नियम इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नियोन डाइऑक्सीजन मिश्रण में 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन तथा 167.5 ग्राम नियोन है। यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब 25 बार हो तो मिश्रण में नियोन तथा डाइऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा? तो देख लेते हैं इस सवाल का हल। तो डाइऑक्सीजन के मोल की संख्या, मोल संख्या द्रव्यमान बटे क्या निकाल रहे हैं आप? मोल बटे आयतन निकाल रहे हैं। 32 ग्राम दिया उसका अणुभार। ठीक है, तो सबसे पहले सबके अणुभार आपको पता होने चाहिए। तो द्रव्यमान बटे उसका कुल अणुभार उससे भाग देंगे तो आपको मोल संख्या मिलेगी। नियोन की मोल संख्या भी निकाल रहे हैं। और मोल अंश के लिए क्या होता है? मोल बटे कुल मोल। तो डाइऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए उसके मोल बटे कुल मोल। इस तरह नियोन के मोल अंश निकालने के लिए भी मोल बटे कुल मोल। अन्य रूप से नियोन का मोल अंश निकालेंगे तो जैसे हमको जानते हैं, हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं, मोल अंश का कुल योग कितना होता है? 1 होता है। तो किसी एक का अगर आपको पता है तो दूसरे को 1 में से माइनस करोगे तो दूसरी गैस का या अन्य दो का भी निकाल पता है तो तीसरे का निकालना तो 1 में से माइनस कर देंगे। गैस का आंशिक दाब इज इक्वल टू हो जाएगा मोल अंश इंटू कुल दाब। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब इज इक्वल टू 0.21 इंटू 25, दैट 5.25 बार। नियोन का आंशिक दाब भी हम निकाल सकते हैं इसी तरह 0.79 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 19.75 बार। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक इतना तैयार करिए। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं। टेक